जोगी कबीर की आंखों में न सिर्फ खून उतर आया बल्कि इसकी रगों में भी खून खौलने लगा। इसने अपनी जेब से एक झटके से चाकू निकाला, फिर उसकी तेज धार पे उंगली फेरते हुए कहने लगा, जब वो इस आदमी की गर्दन पर छुरी फेरेगा तो इसकी गर्दन मुर्गी की तरह कट के अलग हो जाएगी। इसने दूर से देख लिया था कि एक आदमी इसकी मां का बाजू पकड़कर इसे एक तरफ ले जा रहा है, जैसे वो कुर्बानी का जानवर हो। इसकी मां खामोशी से चल रही थी, कोई मज़ाहमत भी नहीं कर रही थी, जैसे इस मर्द के साथ जाने में इसकी अपनी ही मर्जी शामिल हो। मां के चेहरे पर ना तो खुशी थी और ना ही गुस्सा। इसने आज ही तो अपनी मां को पहली बार किसी मर्द के साथ जाते हुए नहीं देखा था। वो इस वक्त से देखता चला आ रहा था जब ये उम्र में सिर्फ 7 साल का था। 7 साल की वो पहली काली रात जो इसकी मां की जिंदगी में आई थी, इसे इस तरीके से याद आती थी जैसे वो कल की ही बात हो। तूफान और सैलाब ना सिर्फ बंगला की जमीन बल्कि गरीबों का सदियों से मुकद्दर बना हुआ है। जब तूफान और सैलाब आया तो इसने ऐसे ही तबाह और बर्बादी फैला दी और हजारों अफरादों को मौत के घाट उतार दिया। इनमें इसका बाप भी शामिल था। इनमें से जो जिंदा बच गए थे, इनके घर सैलाब में बह गए थे। इनके पास सिर्फ तन को ढकने के लिए कपड़ा बचा था, बाकी सब कुछ सैलाब में बह चुका था। सरकार ने इन्हें रहने के लिए कैंप दे दिए थे और 2 वक्त का खाना भी दिया जाता था। सरकारी एहलकार मुसीबत ज़दाओं का हक मारते थे। ऐसे ही सरकारी मुलाजिम जोगी का हक भी खा चुका था। फिर जैसे तैसे करके इसकी माँ ने हुकूमत से एक झोपड़ी ले ली। इसमें 2 दड़बे नुमा कमरे थे, सर छुपाने की जगह मिल गई थी। हुकूमत ने कुछ झोपड़ियां तो दे दी, पर 2 वक्त का जो खाना मिलता था वो बंद कर दिया। 7 साल के जोगी को अपनी माँ बहुत प्यारी और खूबसूरत नजर आती थी। जो किस्से कहानियां वो जोगी को सुनाती थी, ऐसा लगता था कि उन कहानियों की महारानी वही है। इसकी माँ के बाल बहुत घने और चमकदार थे, चांद जैसा चेहरा था और बहुत खूबसूरत नक्श थे। सिया बड़ी बड़ी आंखें थीं। इसने माँ को तालाब पे नहाते हुए देखा था। माँ के नौरानी चेहरे और बाजुओं में इसे अपनी दिलकश खाई नजर आती थी। इसकी सहेलियां और पड़ोसी इसकी माँ की बहुत तारीफ करती थी, कहती थी तुम बहुत खूबसूरत हो। एक रोज जोगी सुबह से भूखा था। इसकी माँ ने भी बहुत दिन से कुछ नहीं खाया था। माँ को अपनी भूख से ज्यादा इसके फाकों की फिक्र थी। फिर वो शाम के वक्त जाने कहां से मुट्ठी भर गेहूं ले आती और रोटियां बनाकर इसको खिलाती। दिन डूबने से पहले इसकी माँ तालाब पर नहाने गई। नहाकर आई तब इसने देखा कि इसकी माँ के चेहरे पर एक अजीब सा निखार आ गया है। जब रात का अंधेरा गहरा हो गया, रात में हुकूमत का आदमी इनके घर कुछ मदद के गर्ज से आएगा। तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना, दूसरे कमरे में नहीं आना। कुछ देर बाद वो आदमी आया तो ना जाने क्यों योगी को यह आदमी अच्छा ना लगा। माँ इस आदमी को दूसरे कमरे में ले गई और मट्टी का दिया भी ले गई और दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद इसके कानों में माँ के हंसने और बोलने की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर कुछ ही लम्हों में इसे सरगोशियों की आवाज आने लगी। इसने बहुत अरसे बाद अपनी माँ को हंसते और खिलखिलाते हुए देखा था। बाप की मौत के बाद इसकी माँ हंसना और बोलना ही भूल गई थी और बहुत कम बात करती थी। हर वक्त चुपचाप रहती थी। जब वो खाने का कहीं से बंदोबस्त करने जाती और 2-3 घंटों बाद लौटकर वापस आती तो इसकी अजीब सी हालत होती। साड़ी के परखच्चे उड़े होते और बालों में जैसे बम फटा होता। साफ शफाफ और निखरे हुए चेहरे पे ऐसा लगता कि जैसे बहुत से मच्छरों ने काटा है। योगी के इस गांव में बहुत से मच्छर थे। इसकी माँ के बाजुओं पर और टांगों पर भी मच्छरों ने बहुत काटा हुआ था और वो इसके सामने खाना रखकर कहती तुम खाओ, और फिर वो चटाई पर बेहाल होकर लेट जाती जैसे थकन से चूर चूर हो रही हो। इसका जोड़ जोड़ दुख रहा होता था और इसकी आंखों से दर्द के मारे आंसू निकल रहे होते थे। फिर वो आंखें बंद करके कुछ देर लेटी रहती। 2 घंटे बाद वो तालाब पर नहाकर आ जाती और दूसरे कमरे में जाकर तैयार होने लगती। इन 2 कमरों के बीच में एक चटाई का कमजोर सा दरवाजा था जिसमें बहुत सी जगहों पर सुराख हुए थे। योगी की मां ने अंदर जाके दरवाजा बंद कर लिया और थोड़ी ही देर में किसी मर्द की आवाज आने लगी। योगी ने जाके दरवाजे के सुराख में से देखा तो उसकी माँ एक आदमी की मिन्नत समाजत कर रही थी। वो आदमी इनके लिए एक चारपाई लेकर आया था जिस पर एक आदमी बआसानी से लेटा जा सकता था, क्योंकि सर्दियों के दिनों में फर्श पर चटाई बिछाना बहुत ज्यादा अजियतनाक होता था। जब वो शख्स चारपाई ले आया, कुछ देर तक वो दोनों बैठे हुए बातें करते रहे।
फिर इसकी माँ ने इसको किसी काम से जेबो खाला के पास भेज दिया। जब वो जेबो खाला के घर से वापस आया तो इसे 1.5 घंटा हो गया था। इसकी माँ उसी चारपाई पर बेढाल पड़ी थी। उसका जिस्म कहीं और जा रहा था और उसकी साड़ी कहीं और जा रही थी। इसकी समझ में कुछ ना आया कि इसकी अच्छी वाली माँ को अचानक क्या हो गया है, इसका ये हशर किसने किया और वो इस कदर बेजान सी क्यों पड़ी हुई है। इस चारपाई पे वो आदमी भी बैठा हुआ था जो ये चारपाई लेकर आया था। मट्टी के दिए की रोशनी हल्की सी कमरे में फैली हुई थी और इस रोशनी में वह आदमी इसे खबीज किस्म का लग रहा था। इसके हाथ में दरमियाने साइज की एक शराब की बोतल थी। इसको लगा इसकी माँ ने शायद गर्मी की वजह से साड़ी निकाली हुई है। फिर कुछ ही देर में मर्द चारपाई पे लेट गया और इसकी माँ इसके पांव दबाने लग गई। इससे माँ का चेहरा देखा नहीं जा रहा था। इसने उस मर्द के चेहरे पर नजर डाली। वो बहुत खुश लग रहा था। इसकी माँ नौकरानियों की तरह इसके पांव दबा रही थी। वो कमीना इस सूरत हाल में बहुत ज्यादा मजे ले रहा था। इसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं और होंठों पर मुस्कुराहट थी। अचानक योगी को याद आया कि इसकी माँ इसके बाप के भी ऐसे ही पांव दबाती थी, पर उस वक्त इसकी माँ के चेहरे पे एक अच्छी सी रौनक होती थी, पर इसके पांव दबाते हुए उसकी माँ के चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी, जैसे कि माँ के चेहरे का रंग ही उड़ा हुआ हो। इसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि इसकी माँ किसी गैर मर्द के पांव दबा रही है। ये मंजर देखकर योगी का खून खोलने लगा। इसके दिल में आया कि दरवाजा खोलकर और इस आदमी को जलील करके बाहर निकाल दूं। अगले ही लम्हे इसे ये भी ख्याल आया कि मेरी माँ तो मेहनत और मजदूरी कर रही है। इसकी माँ ने इसे बताया था कि मैं मेहनत और मजदूरी करके पैसा कमाती हूँ, कभी किसी के पांव दबा देती हूँ तो किसी की मालिश कर देती हूँ। कुछ ही दिन पहले यही बात इसने अपनी माँ की सहेली से भी सुनी थी। फिर कुछ ही देर में वो मर्द फौरन उठा और उस मर्द ने इसकी माँ को दबोच लिया। अगले ही लम्हे इसकी माँ ने दिया बुझा दिया और कमरे में गुप अंधेरा हो गया। इसे कुछ समझ में नहीं आया, अलबत्ता वो कुछ देर तक भांपता रहा, आवाजें सुनता रहा। माँ की कर्राने की आवाजें, कुछ रोने की आवाजें, कुछ तकलीफ की आवाजें। ये सिलसिला आधी रात तक चलता रहा। जोगी जाकर अपने कमरे में सो गया। जब वो सुबह उठा तो इसकी माँ ने इसके सामने नाश्ता रख दिया, 2 पूरी और 1 आलू की भुजिया। माँ ने इसके पूछने पे बताया कि इसे रात भर मजदूरी मिली थी। इसे सारी रात ना सिर्फ मर्दों के जिस्म की मालिश करनी थी बल्कि जिस्म भी दबाना था। फिर इसने अपनी माँ से पूछा कि उसने दिया क्यों बुझा दिया। माँ ने जवाब दिया, योगी ये तुम्हें तो पता है तेल कितना महंगा है, इसीलिए जो काम अंधेरे में हो सकता है उसके लिए दिए का तेल क्यों जाया करें। इसी रोज से योगी को इन सारे मर्दों से नफरत होने लग गई थी। फिर इसे ख्याल आया कि वो भी तो एक मर्द है। फिर इसने सोचा वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा कि किसी की बहन, किसी की बेटी और किसी की माँ से अपने पांव दबाए या मालिश करवाए। कई रोज तक ये सिलसिला चलता रहता और इसी तरह कई मर्द आते और कमरे में बंद हो जाते। इसकी माँ मेहनत मजदूरी में लग जाती। दिन भर वो घर के कमरे में मजदूरी करती। फिर इसकी माँ इन मर्दों के घर में रातों को इसे अकेला छोड़कर चली जाती और अनाज के गोदामों में सफाई करने का कह जाती। जब वो सुबह आती तो इसके लिए नाश्ता ले आती, फिर वो सो जाती। फिर दोपहर के टाइम पे वो उठती और काम की तलाश में चली जाती। दिन डूबने से पहले पहले वो घर वापस आ जाती और जोगी को ये बताती कि मुझे रात का काम मिल गया है, आज रात को भी मुझे काम पर जाना होगा और आज रात को भी तुम्हें अकेले सोना होगा। बाज औकात ऐसा होता कि माँ कई कई दिनों तक काम पर ना जाती। माँ इससे कहती कि इसे लोग कभी काम देते हैं तो कभी नहीं देते, पर इसके बाद ये समझ में नहीं आती जब इसकी माँ को काम मिल जाता है, मुलाजिमत मिल जाती है, तो ये छोड़ क्यों देती है, रोज किसी नई नौकरी की तलाश में क्यों चली जाती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया इसे एहसास होता गया कि ये मर्द लोग इसकी माँ से बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं और इसे सही पैसे नहीं देते जितनी वो मेहनत करती है। इसीलिए इसको रात में भी काम करना पड़ता है। सैलाब और तूफान आते हैं, कयामत टूट पड़ती है। माँ ने गल्ला गोदामों में मेहनत मजदूरी करके और रातों को काम करके इतना कुछ अपने पास जमा कर लिया था कि अब इनको फाके करने नहीं पड़ रहे थे। कुछ ही अरसे ने योगी ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा था। जवानी योगी के ऊपर टूटकर बरस रही थी। गांव की लड़कियां इसे अच्छी और बुरी नजरों से देख रही थीं। वो इसके जिस्म को हाथ लगाती तो इसके जिस्म में सरसरी दौड़ जाती। वो इनसे दूर ही रहना पसंद करता था,
गांव में जो मास्टर था उसने इसको मैट्रिक तक पढ़ा दिया था और पास भी करवा दिया था। फिर आई वो स्या रात जिसमें इसकी माँ जमींदार के यहाँ काम करने गई थी। सुबह वो वापस लौटी तो इसकी हालत बहुत खराब थी। वो पड़ोस से जेबो खाला को बुला कर ले आया था, जो अब करीब के पड़ोस में ही रहने लग गई थी। जेबो खाला ने इसको घर से बाहर आने को कहा और दिलासा दिया कि इसकी माँ को कुछ नहीं हुआ है, वो कुछ देर में ठीक हो जाएगी। फिर दरवाजे पे कान लगा के इसने अपनी माँ की और जेबो खाला की गुफ्तगू सुनी। उनकी कुछ बातें इसको समझ में आईं और कुछ बातें ना समझ आईं। इसने अंदाजा कर लिया कि मर्द लोग औरतों की मजबूरी और गुर्बत का फायदा उठाते हैं और इन पर जुल्म करते हैं। जेबो खाला ने इसकी माँ से यह कहा था, गरीब होना बहुत बड़ा जुर्म है, मर्दों की बात ना मानो तो फाके करने पड़ते हैं। तू और मैं एक ही कश्ती में सवार हैं। जब तक ये जवानी और खूबसूरत जिस्म है, इस वक्त तक तो हम भूखे नहीं मरेंगे। जोगी एक रोज अपने दोस्त के साथ एक करीबी गांव में मेला देखने चला गया। वापसी में उसे देर हो गई। घर पहुंचा तो इसके घर में गुप अंधेरा छाया हुआ था। ये घर के बाहर खड़ा हो गया और इसको घर के अंदर से आवाजें आने लगी। एक आदमी जैसे गुफ्तगू कर रहा था, मेरी बीवी और बच्चे 2 महीने के लिए मैके गए हुए हैं। तुम जिस रात आओगी उस रात के 20% तुम्हें दे दूंगा और 1 किलो गेहूं भी दे दूंगा और कुछ थोड़ी सी दाल भी दे दूंगा। फिर इसकी माँ की आवाज आई, आज रात नहीं कल रात आऊंगी। इसकी माँ ने जवाब दिया, आज रात क्यों नहीं आओगी? फिर उसने कहा, तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, पैसों की जरूरत तो किसको नहीं होती। पैसों की जरूरत तो है, दरअसल मेरा बेटा मेला देखने गया हुआ है। वो जब घर वापस आएगा और मुझे घर पे नहीं देखेगा तो परेशान हो जाएगा। तो वो आदमी कहने लगा, अच्छा चलो ठीक है, तो आज हम यहीं काम कर लेते हैं। थोड़ी देर में इसकी माँ की सरसराने की आवाज आने लगी। वो उसको कहने लगी, तुम यहां से जाओ। तो आदमी कहने लगा, तुम मुझे ऐसे रोक नहीं सकती। नहीं देखो, आज समझा करो, मैं आज बहुत थकी हुई हूं। वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा तो उसने धक्का दे के अपनी जान छुड़ा ली और यह कह दिया कि बाहर शायद कोई दरवाजे पर खड़ा हुआ है। और जोगी की आवाज आने लगी, माँ माँ। इसने पुकारा, क्या तुम अंदर हो? इसने फिर पुकारा, माँ। दरवाजा खुला, एक आदमी अंदर से निकला और इसके पास से गुजरता हुआ चला गया। अंधेरे की वजह से इसने इस आदमी का चेहरा नहीं देखा, पर आवाज वो थोड़ी पहचान गया था। उसने अपनी माँ से पूछा, ये लाल मियाँ था ना, परचून की दुकान वाला? इसको हमारे घर से क्या काम पड़ गया है? ये अंधेरे में हमारे घर पे क्यों आया था? अब मैं बार बार माँ से पूछने लगा, ये कौन है, क्यों आता है हमारे घर और इससे हमारा क्या ताल्लुक है? माँ थोड़ी देर के लिए सटपटा गई। माँ ने फंसी फंसी आवाज में उसे बताया, अरे बेटा, इसको काम था, इसके घर के गोदाम में गंदुम और चावल के कट्टे उतर रहे हैं तो उधर की साफ सफाई के लिए बुलाने आया था। फिर जोगी ने कहा, लेकिन इसकी और तुम्हारी बातों से तो ऐसा नहीं लग रहा था। इसकी और तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तुम्हें परेशान कर रहा है। अरे नहीं, वो बस ये चाह रहा था कि मैं अभी और इसी वक्त इसके साथ चली जाऊं, क्योंकि आज ही उसके गोदाम में माल उतरा है ना। मैंने इनकार किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया कि बस अभी मेरे साथ चलो। अच्छा हुआ तुम आ गए। योगी ने सवाल किया, ये तुमने अंधेरा क्यों किया हुआ है माँ? दिया क्यों नहीं जलाया? इसलिए कि तेल खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास, बहुत महंगा हो गया है तेल और उसी लाल मियाँ से लेना पड़ता है, बहुत महंगा तेल देता है वो। माँ तो इन मर्दों को मुंह नहीं लगाया कर। और ये बता, ये 2 दिन पहले तू अबू मियाँ के साथ कहाँ जा रही थी? जोगी के मुंह से ये बात सुनकर माँ थोड़ी सी घबरा गई। अंधेरा होने की वजह से वो उसके चेहरे के तासुरात नहीं देख पाया। अगर वो तासुरात देख लेता, अपनी घबराई हुई माँ को देख लेता, तो वो समझ जाता। ताहम माँ ने अपने आप को संभाला और कहा, मैं उसके कपड़े धोने चली गई थी। मैं कोई और सवाल करता, फिर माँ ने जल्दी से मौजू बदल दिया। तू ये बता, तूने कुछ खाया? तू बता, कुछ खाएगा? जमींदार के घर से इसके बाप के चहलुम का पुलाव आया हुआ है, बहुत मजे का है, तू खाएगा? फिर योगी ने कई बार कई मर्दों के साथ अपनी माँ को जाते हुए देखा। जब वो घर लौटती और पहनने के कुछ कपड़े लेकर आती और हाथ में कुछ पैसे भी होते, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था वो ये समझ गया था कि ये मर्द लोग इसकी माँ की जवानी के साथ खेलते हैं। एक मर्तबा इसने इसकी माँ को और जेबो खालों को बात करते हुए सुना था। वो कह रही थी, एक मर्तबा वो जो मुसाफिर लांच है ना, जो मरम्मत के लिए खड़ी हुई थी, इसे 2 मल्ला जबरदस्ती वहां पकड़ के ले गए थे। अपना काम करके 20% दे के चले गए। जेबो खाला ने कहा, तूने पुलिस को नहीं बताया? जो मर्द माँ को लेके जाता था या माँ जिस मर्द के साथ जाती थी, इस पर धौंस जमा कर
एक बार थाने में पुलिस ने गवाह बनाकर इसकी इज्जत दागदार कर दी थी। ये सुनकर इसको बहुत गुस्सा आया और इसको अंदाजा हो गया था कि कुछ गलत हो रहा है और बहुत अरसे से हो रहा है। इसके दोस्त जबूर ने भी इसे बताया कि इस माशरे में एक गरीब औरत के साथ ऐसा ही सुलूक किया जाता है। वो मजबूर और परेशान होती है। औरत और मर्द दौलत से ही ताकतवर होते हैं। अब जोगी के अंदर ये लावा फूट रहा था। इसने अबू मियाँ की दुकान से एक चाकू इस इरादे से चोरी कर लिया था कि वो इन मर्दों को कत्ल करेगा जो इसकी माँ की इज्जत से खेलते हैं। और आज ही इसने अपनी माँ को एक मर्द के साथ जाते हुए देख लिया था। वो जानता था कि इसकी माँ को खराब करने में इन मर्दों का हाथ है। वो इन मर्दों से अपनी माँ की बेहुरमती का इंतकाम लेने जा रहा था। जब वो पीछा करता इनके ताक़ुब में जा रहा था और इसके सर पे खून सवार था, इसे रास्ते में जबूर मिल गया। इसने जोगी का सुर्ख चेहरा देखकर इसे रोक लिया और इससे पूछने लगा, तुम इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? मैं लाल मियाँ को कत्ल करने जा रहा हूँ। जोगी ने इसे साफ साफ बता दिया, इसलिए कि जबूर और जोगी आपस में बचपन के दोस्त थे। ये दोनों एक दूसरे के हमराज रहे हैं। वो इससे कोई बात नहीं छुपाता था। जबूर ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इसलिए कि वो मेरी माँ की इज्जत के साथ खेलते हैं। आज इनको मैं जवाब देने जा रहा हूँ। जबूर कहने लगा, इसमें गुस्सा और कत्ल करने वाली तो कोई बात नहीं है। तुम्हारी माँ पहली बार तो किसी मर्द के साथ नहीं जा रही, ना वो आदमी इसे जबरदस्ती लेके जा रहा है। इस इलाके में सिर्फ तुम्हारी ही माँ इस गलत रास्ते पर नहीं चल रही। मेरी माँ को भी मर्दों ने खराब किया। अब क्या जिन मर्दों ने इसकी इज्जत पे हाथ डाला, क्या मैं इनको कत्ल कर दूं? देखा जाए तो इसमें क्या तुम्हारी माँ का कोई कसूर नहीं है? जबूर ने इससे सवाल किया। हाँ हाँ, लेकिन इन मर्दों का इसमें ज्यादा कसूर है। जोगी ने गुस्से के अंदाज में कहा, अरे भाई, इसमें ना तुम्हारी माँ का कसूर है ना उन मर्दों का। ये गुर्बत और अफलाज, तूफान और सैलाब का कसूर है। सिर्फ तुम्हारी माँ ने नहीं, मेरी माँ ने भी फाकों पे जिंदगी गुजारी है और ना चाहते हुए भी वो इस राह पर निकल गई। इसको देखा देखी मेरी बहनें भी इस रास्ते पे चल पड़ी। अब हम कत्ल करने पे आए तो कितने लोगों को कत्ल करेंगे? और कत्ल करने से भी तुम्हारी माँ की इज्जत वापस आ जाएगी, मेरी बहन की इज्जत वापस आ जाएगी। और तू इनमें से किसी एक को मार भी देगा तो तेरे साथ क्या होगा? तू भी जेल चला जाएगा और तुझे भी फांसी दे दी जाएगी। तू इतनी सी उम्र में मरना चाहता है क्या? जोगी गुस्से से बोलता है, तो फिर मैं क्या करूं? ये सब कुछ ऐसे ही चलने दूं? मेरे सीने में इंतकाम की आग भड़क रही है। जबूर उसे ठंडा करते हुए कहता है, इसका सिर्फ एक ही हल है, पैसा कमा और दौलतमंद बन जा। दौलतमंद बन जा? कैसे दौलतमंद बन जाऊं? हमारे पास तो 2 वक्त खाने के लिए रोटी नहीं है। दौलतमंद होने के लिए दुकान चाहिए, कारोबार चाहिए, कैसे दौलतमंद बन जाऊं? जबूर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हमारे पास एक रास्ता अभी भी है, हम दौलतमंद बन सकते हैं। वो कौन सा रास्ता है? दौलत कमाने का रास्ता? जोगी ने पूछा। जबूर बोला, हाँ, एक रास्ता तो है, लेकिन उसके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस हिम्मत की ज़रूरत है। जोगी बोला, जहाँ तक मेहनत का सवाल है तो तू तो मुझे जानता है, मेहनत के मामले में मैं पीछे नहीं हटता। तू काम तो बता। मैं बस दौलत कमा कर इस गुर्बत से निकलना चाहता हूँ, एक अच्छा घर लेना चाहता हूँ, अपनी माँ को पुरसुकून जिंदगी देना चाहता हूँ। जबूर बोला, तो फिर सुन, मैं एक ऐसे शख्स से मिलकर आ रहा हूँ जो ठेकेदार है और पैसे वाला है। इसे इंसानी ढांचों की ज़रूरत है। क्या कहा? इंसानी ढांचे? जोगी ने खौफ के आलम में कहा, वो इंसानी ढांचों का करेगा क्या? हाँ, इंसानी ढांचे। बड़े और छोटे शहरों के मेडिकल कॉलेजों में तालिबे इल्मों को इम्तहान के वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है। जो लड़के लड़कियां डॉक्टर बन रहे होते हैं, इन्हें इंसान की हड्डियों के बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो वो एक इंसानी ढांचे की क्या कीमत देगा? तुमने उससे पूछा? अब वो तो ढांचे की कंडीशन पर मैसर है। जबूर ने जवाब दिया, अगर ढांचा पूरा मुकम्मल हुआ तो 3,000 से 5,000 टका देगा, और अगर ढांचे के कुछ टुकड़े हुए तो 1,000 से 1,200 टका मिल जाएगा। लेकिन कब्रिस्तान से ढांचे निकालना बहुत मुश्किल है। घोरकन भी पैसे मांगेगा और हम कहाँ से पैसे देंगे? अब पैसे तो हम इसी सूरत में उसको दे सकते हैं कि हमारे पास भी कुछ पैसे हों। क्या तुम ठेकेदार से कुछ एडवांस रकम नहीं पकड़ सकते? जोगी ने उससे पूछा। घोरकन शायद हमें ढांचे ना बेचे, जबूर ने उसे बताया। क्यों क्यों नहीं बेचेगा? अरे, घोरकन के हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, इनको तो हर वक्त पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इनको हम एक दफ़ा लालच दे के तो देखें। नहीं, अगर हमने घोरकन से ये बात कही तो हम मंजर आम पर आ जाएंगे, और अगर हमने नहीं, किसी और ने भी ढांचे निकाले
तो हमारे ऊपर ही इल्ज़ाम आ जाएगा। हम ये बात घोरकन से नहीं कर सकते। और अगर गलती से किसी गांव वाले ने किसी मस्जिद के मौलवी को बता दिया तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। कोई भी मज़हब हो, कब्रों और मैयतों की बेहुरमती कोई नहीं पसंद करता। तो फिर क्या करें? क्या चोरी करें? रात में कब्रिस्तान जाकर ढांचे निकालें? योगी ने पूछा। यार, ये चोरी करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि कब्रिस्तान के अहाते में चारों तरफ आबादी है। अगर हमें किसी ने जाते हुए देख लिया और लाते हुए देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। अरे तो फिर क्या करें? किसी इंसान को मार के उसका ढांचा निकालें क्या? नहीं, मेरे पास एक प्लान है। हम लोग नदी के किनारे वाले कब्रिस्तान में जाएंगे। उस कब्रिस्तान में दूर दूर तक कोई भी आबादी नहीं है और हर साल सैलाब की जद में जो लोग मर जाते हैं उनको उन्हीं कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। एक कब्र में बहुत सी लाशें दफन हैं। योगी फौरन बोला, उस कब्रिस्तान में तो मेरे वालिद की भी कब्र होगी और तुम्हारे वालिद की भी। हाँ होगी तो। क्या तुम अपने वालिद की कब्र को पहचानते हो? ज़बूर ने पूछा। नहीं, मैं तो 7 साल का था जब मेरे वालिद सैलाब में डूब के मर गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे भी अपने वालिद की कब्र याद नहीं। उस कब्रिस्तान का हमें यह फ़ायदा है कि वहाँ से दिन के वक्त भी कोई नहीं गुजरता, क्योंकि उस कब्रिस्तान में मशहूर है कि वहाँ पर बदरूहें घूमती हैं। अरे हाँ, मुझे तो इस कब्रिस्तान का ख्याल ही नहीं आया, जोगी ने हैरत से कहा। वहाँ से हम ढांचे आसानी से निकाल सकते हैं। चलो फिर हम रात को इस कब्रिस्तान का रुख करते हैं। योगी फौरन बोला। अरे तो वो कब्रें खोदने के लिए कुछ हमें औजार तो चाहिए होंगे, बेलचा, फावड़ा या खुरपी वगैरह कोई ऐसी चीज तो चाहिए होगी। तुम इसकी फिक्र ना करो, ज़बूर ने कहा। मैं रात में इसका बंदोबस्त कर लूंगा। आज चांदनी रात भी है। जिस वक्त चांद निकलेगा इसके थोड़ी देर बाद तुम घर से निकल जाना और मेरे पास आ जाना। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और हम दोनों मिलकर कब्रिस्तान चलेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।